हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। आज इस वीडियो में हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। उन्होंने 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब न्यूक्लियस को स्टेन किया तो जो स्टेन्ड मटेरियल अंदर था उसे उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, और हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, दैट इज इंटरफेस न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल का न्यूक्लियस जो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा और न्यूक्लियोलस होते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियो लाइक स्फेरिकल बॉडीज हैं जिससे राइबोसोम्स बनते हैं और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक एनवेलप लगा रहता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर तक की होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और ये जो आपके पास जो दो मेम्ब्रेन की जहां फ्यूजन हो रही होती है वहां कुछ न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है, ये जो बस कुछ नहीं है, आपके जो आरएनए और प्रोटीन है उसकी मूवमेंट में हेल्प करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक पर्टिकुलर सेल में कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो यूजुअली हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन वेरिएशन हो सकती है। जैसे कुछ जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनके सेल के अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जा सकते हैं, जैसे कि फंजाई हो गए, कुछ स्लाइम मोल्ड हो गए और मसल सेल्स, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैमेलियन आरबीसी हो गया, सीव ट्यूब सेल्स हो गया। बेसिकली इसका भी कुछ कारण होता है जिनके पास न्यूक्लियस ना हो। जैसे अगर हम आरबीसीज की बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस उनके पास इसलिए नहीं होता ताकि वो ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाए, और ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करने का मतलब वो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कुछ जो हमारे पास, जैसे हमारे पास प्लांट सेल की बात करें जो तो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जो कि फ्लोएम का पार्ट होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता ताकि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथली हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं लगी होती। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं। और यहाँ आरएनए सिंथेसिस होता है जो राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि यही राइबोसोम की प्रोडक्शन होती है, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है उन सेल में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से आपके पास ऐसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूटी में रहता है। यहाँ हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये न्यूक्लियोलस होता है जो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है ये, और ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जहां से आरएनए और हमारे जो प्रोटीन है उसकी मूवमेंट होती रहती है। और क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और एक न्यूक्लियर लैमेला भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन बेसिकली कुछ नहीं है, वो डीएनए का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन साथ में कुछ प्रोटीन भी होती है। एक्चुअली जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जो डीएनए है हमारे पास जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन होती है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, उनके ऊपर इस तरह से लिपटा होता है, एक कॉइल की तरह लिपटा रहता है इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम जब इकट्ठे होकर इस तरह से अटैच होते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो जो सेल अभी कोई भी उसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रही है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तब वो क्रोमैटिन की ही फॉर्म में जो हमारा डीएनए है वहां रहता है। और अगर हम बात करें जब डिवीजन शुरू होगी, जब सेल ने डिवाइड करना होगा, तो ये सारे के सारे क्रोमैटिन इकट्ठे हो जाते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज जो डीएनए है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में रहता है। ह्यूमन सेल में 2 मीटर से ज्यादा डीएनए पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर का डीएनए होता है। नेक्स्ट हम बात करें
क्रोमोसोम्स की। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सारा क्रोमैटिक मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके सेंटर में ये आपके पास एक होती है सेंट्रोमियर। ये दो आर्म होती हैं, एक को हम पी आर्म बोलते हैं क्रोमोसोम की और एक को क्यू आर्म बोलते हैं। मोस्ट केसेस में जो क्यू आर्म होती है वो आपकी लॉन्ग रहेगी और पी आर्म आपकी कैसे रहती है, शॉर्ट रहती है। और कुछ क्रोमोसोम में इस तरह से छोटी छोटी कंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके पास जो पी आर्म होती है उसमें, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो इनको ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके पास इस तरह से सैटेलाइट प्रेजेंट होती हैं, ऐसे छोटी छोटी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है ये आपके पी और क्यू आर्म को एक तरह से सेपरेट करती है। ये क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। यही जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर एक काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होती है। काइनेटोकोर कुछ नहीं, एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम के टाइप्स की तो क्रोमोसोम आपको 4 तरह के दिखेंगे। सबसे पहला जो क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसकी जो सेंट्रोमियर होती है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है और ये आपके पास क्रोमोसोम की जो आर्म है मैंने आपको पहले ही बताया वैसे होगी। सब मेटासेंट्रिक की बात करें, सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा सेंटर से हट के होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा एच में होता है, थोड़ी सी आपको आर्म्स दिखेंगी जो पी आर्म्स होती हैं। और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल साइड में होगा जो सेंट्रोमियर। इस तरह से जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, एक सेंट्रोमियर होगी जो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर काइनेटोकोर लगा रहेगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अभी आपने उनके डायग्राम्स देखे। और कुछ जो क्रोमोसोम है उसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। और जिन क्रोमोसोम के पास ऐसी सैटेलाइट होती हैं उनको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।